स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जर्मनी का नाम लेते ही आपके दिमाग में शायद हिटलर की एक इमेज आ जाती होगी छोटी मूछों के साथ प्रोबेबली, या फिर वर्ल्ड वॉर का पूरा एक बृहद दृश्य जिसको आप कह सकते हो, एक पूरा का पूरा जो पीरियड था जिसने बहुत सारी मैनकाइंड के ऊपर एट्रोसिटीज देखी और भी इस तरीके की चीजें इंसिडेंट्स को देखा, जिसने ओवर टाइम ऑफ पीरियड वी कैन से मैनकाइंड ह्यूमैनिटी को शर्मसार किया पूरी तरीके से। जो वायलेंस का सीन बनते आप देखते हो, और सिंस एंथ्रोपोलॉजी इस मैनकाइंड इस ह्यूमैनिटी को एक होलिस्टिक फैशन में पढ़ती है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन चीजों के बीच का इंटररिलेशन और उसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं, उसको देखना, जानना और समझना। पर आज हम यहाँ पे बात जर्मन के किसी भी तरीके से हिटलर की बायोग्राफिक पे या फिर हिटलर के क्या क्या उनके स्टेटमेंट थे, उनके काम किससे क्या थे, उसकी नहीं करने वाले हैं, ना ही वर्ल्ड वॉर के किसी इंसिडेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टेड हमारी जो थीम चल रही है, जो हम एंथ्रोपोलॉजी की सारी थ्योरीज को अलग अलग लेक्चर्स में क्रोनोलॉजिकली, आपने देखा पहले इवोल्यूशनरी स्कूल को हमने डिस्कस किया, आफ्टर दैट वी हैव स्विच्ड टू द डिफ्यूजन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स। उसी में आज हम न्यू लेक्चर के साथ आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज या ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन अंडर द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स। प्रेजेंट सीरीज, प्रेजेंट लेक्चर में जो हम आज आपसे बात करने वाले हैं वो है एक और स्कूल ऑफ थॉट अंडर द सेम डिफ्यूजन स्कूल, जिसको आप क्या कहते हो, द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन थॉट। लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दीज स्पेसेस। Multiple times we have asked you people to join up these spaces or connect with us through these spaces। यहाँ पे सारी की सारी जो भी हम यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं, PPTs, PDF, वो आपको तुरंत ही जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होते हैं उसके साथ ही आपको वीडियो के लिंक्स और आपको जो मटेरियल है उसका आपको सोर्स के साथ वहाँ पे देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम पे भी, इंस्टा पे भी आप कनेक्ट होकर क्वेरीज अपनी एड्रेस कर सकते हो। और फ्यूचर में वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ अदर इवेंट्स जो हमारा इन दो स्पेसेस के थ्रू एक कनेक्टिंग वे में हम यूटिलाइज कर सकते हैं दोनों स्पेसेस को। कमिंग टू द लेक्चर दैट इज जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करेंगे। सिंस द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल जो है वो एक प्रायर पीरियड में आया था और उसी के थोड़ा बाद आपको कुछ ओवरलैपिंग के साथ जर्मन स्कूल देखने को मिल जाता है। सिमिलरली आपने इवोल्यूशन में भी देखा होगा, 3 अलग अलग स्कूलों में हमने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ा था। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनको हमने डील किया। जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ साथ जब आपको देखते हो कि पैरेलली E.B. टायलर का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कि फादर ऑफ एक तरीके से अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहे जा रहे हैं, फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी सॉरी कहे जा रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की। और E.B. टायलर का जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, मेरिट की बात हमने की, मैक्लेलन की बात की, मेन की बात की, इन सारी लोग की बात करने के बाद, सबको डील करने के बाद हम लास्टली अराइव हुए थे किसके ऊपर, अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें आप देखते हो एल.एच. मॉर्गन को। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल जिसके अंदर में हमने फर्दर अभी जो नाम लिए उनको डील किया हुआ था। मेन थे, मैक्लेनन थे, मैरिट थे और टायलर साहब आपके थे। मॉर्गन साहब आपके अमेरिकन स्कूल के अंदर में थे, एल.एच. मॉर्गन साहब अगर आपको याद हो। और लास्ट में जर्मन स्कूल था जिसमें बेस्टियन और बेकोफन की हमने बात की थी, जे बेकोफन की। फाइनली हमने इसके अंदर भी सेम फैशन अडॉप्ट किया अलग अलग स्कूल्स को। इसमें हम अमेरिकन स्कूल को लास्ट में डील करने वाले हैं, इन सब कंट्रास्ट टू दी इवोल्यूशनरी स्कूल, जहां पे हमने अमेरिकन को प्रोबेबली शायद सबसे पहले कवर किया हुआ था। यहाँ पे हमने पहले ब्रिटिश से शुरुआत की, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जर्मनी की। ब्रिटिश की बात करते हुए अगर आपको याद हो, आपने लेक्चर देखा हो, ना देखा हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्रोनोलॉजिकली देखो, तो आपको एक तरीके से सिग्निफिकेंस समझ में आता है कौन किसकी बात को एक तरीके से आगे पुट फोर्थ कर रहा है किसी दूसरे लैंग्वेज में, या फिर क्रिटिसाइज करके अपनी बात को वहां पे सामने रख रहा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, तो वो एक तरीके से हमने उसको टर्म दिया हुआ था। हमने क्या टर्म दिया हुआ था उसका, एक्चुअली वो टर्म एग्जिस्ट करता है कि उसको पैन इजिप्शियन स्कूल कहा जाता है। ठीक है, पैन इजिप्शियन कहने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि उनका मानना था पूरी तरीके से, उनके जो भी थ्योरिस्ट हैं वो क्या बात कर रहे थे कि सारी की सारी सभ्यता का जो आपको सेंटर देखने को मिलता है, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, या फिर ह्यूमन काइंड का आप कह सकते हो, एक तरीके से क्रेडल देखने को मिलता है, वो आपका क्या है, इजिप्ट है। उन्होंने कुछ बायोग्राफिक वर्क, कुछ एथनोग्राफिक वर्क्स जो थी, एथनोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट की इन दैट रीजन इजिप्ट में। और वो इतने ज्यादा वहाँ के कल्चर और उसकी आप कह सकते हो उसके पास्ट के जो भी वहाँ पे अवशेष थे उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐसी बात कह दी कि हर चीज जो भी आप देख रहे हो, प्रोग्रेसिव थॉट जो कुछ भी आए हैं, वो कहां से आए हुए हैं, वो एज ए सेंटर फ्रॉम इजिप्ट आए हुए हैं। बाकी दुनिया ने वहां से लिया है, बोरो किया है, या फिर वो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू अनदर एजेंसी वहां पे माइग्रेट करके गए हैं। तो सेंटर हमेशा वो मानते थे इजिप्ट है, चाहे वो सूर्य की आराधना आप कह लो, सन वर्शिप आपको अलग अलग कल्चर में देखने को मिलती है,
साउथ एशिया में भी आपको, इवन आप इंडिया में देखते हो तो सूर्य नमस्कार का जो ट्रेडिशन है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बृहद रूप से डेवलप आपको देखने को मिलता है। काफ़ी उसके अंदर आपको अलग अलग मुद्राएं भी देखने को मिलती हैं जो हम योगा के साथ इंटीग्रेट करके उसको डिपिक्ट करते हैं एक तरीके से। तो ये चीज़ आपको सब इजिप्ट में भी देखने को मिलती है और भी साउथ ईस्ट एशिया की भी कई कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके का। कई सारे टेम्पल्स जो हैं, आर्किटेक्चर जो है वो अलग अलग इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आप सन टेम्पल मोढेरा की बात कर लेते हो, गुजरात में कई सारे टेम्पल्स उनकी बात कर लेते हो, आप उड़ीसा के अंदर में बात कर लेते हो कोणार्क सन टेम्पल की। तो कई सारे टेम्पल्स भी आर्किटेक्चरल फॉर्म में भी अगर आप आर्ट एंड कल्चर के जो पेपर है उससे रिलेट करके देखोगे तो कई सारी एंटिक्विटी, कई सारे रेलिक्स, कई सारे इस तरीके मटेरियल कल्चर, कई सारे कल्चरल टेंजिबल इंटेंजिबल एस्पेक्ट जो है आपको सेंटरिंग अराउंड दी वर्शिप ऑफ सन एज अ गॉड, सन एज अ डीटी आपको देखने को मिल जाएगा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अलग अलग प्लेसेस में भी। तो पैन इजिप्शियन स्कूल या फिर ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन जो था उनका यही मानना था कि सब कहाँ से आ रहा है भैया, इसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स उन्होंने बताया कि इजिप्ट है। इजिप्ट सबको दे रहा है थ्रू कल्चरल रेडिएशन कह लो आप, माइग्रेशन कह लो आप, या फिर इनके टर्म में, सुटेबल टर्म में आप डिफ्यूजन उसको बात करते हो, ठीक है। तो इससे हट करके यहाँ पे आप देखते हो जर्मन स्कूल में जो अलग अलग लोग आएंगे उतने ज्यादा फेमस नाम नहीं है कंपेयर्ड टू, आप अगर बात करते हो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन या फिर ब्रिटिश के भी, अगर जैसे हम WHR रिवर्स का हमने बात किया था कि वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नाम आपको देखने को मिलता है। सिर्फ डिफ्यूजन एज अ स्कूल से रिलेटेड नहीं है, उनके कई सारे एथनोग्राफिक वर्क हैं जिसके लिए प्रोबेबली वो ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन है, वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रेटेड, वन ऑफ द मोस्ट एक तरीके से कहते हो वेल डिफाइंड सॉर्ट ऑफ एक्सपेडिशन है जिसमें जिसका एथनोग्राफिक वर्क की बहुत सारी प्रेज हुई, अलग अलग टेक्निक्स को उन्होंने यूज किया था। WHR रिवर्स इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूजिंग जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का उनको एक तरीके से कहा जाता है कि फ्रंट रनर है उस सेगमेंट में, जीनियोलॉजी का एज अ मेथड, एज अ टूल इस्तेमाल करने वाले अपने रिसर्च एनालिसिस के अंदर में, अपनी रिसर्च जो कंडक्ट करते थे अपने फील्ड वर्क में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस मेथड को, इस टूल को, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया इन एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क रिसर्चेस। तो WHR रिवर्स का, और साथ ही आप बात करते हो बाद में वो इंडिया में भी आए, ठीक है। नीलगिरी हिल्स की आप देखते हो साउथ इंडिया में जो रीजन है वहां पे ट्राइब एक है, बहुत फेमस ट्राइब, शायद आपने नाम सुना होगा, टोडास करके, ठीक है। टोडास के ऊपर उन्होंने एक एथनोग्राफ लिखा। तो उनके कई सारे वर्क हैं WHR रिवर्स के जो उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम बनाता है एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में, डिफ्यूजन से हट के भी अगर आप देखते हो तो। पर यहाँ पे आप बात करते हो जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या डिफ्यूजन जो है, तो इतने प्रोमिनेंट नाम आपको उतने देखने को नहीं मिलते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन परस्यू कर रहे होते हैं एज आप कह सकते हो ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, या फिर एकेडमिकली एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने इन सारे नाम को तो सुना होता है, सारे नाम को पढ़ते हैं डिटेल में। पर यूजुअली जो अदर एस्पिरेंट्स हैं कंसर्न विद PCS एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशन फॉर देयर ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी, वो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते इन नामों के साथ। जैसे आपको मैं बात करूं विलियम स्मिथ की आप बात करते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप 3-4 नाम और देखोगे। एक जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है रेड्जल, जो आप कई बार पढ़ोगे डिफ्यूजन के स्कूल में, अगर आप जर्मन का बात करते हो तो सबसे प्रोमिनेंट नाम आपको रेड्जल ही देखने को मिलता है, जिससे प्रभावित होकर कई तो उनके स्टूडेंट भी थे इसी स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के अंदर में, और कई जो थे उनके वर्क को, उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया, उनकी बातों को अपने वर्क में एक तरीके से अमलगमेट करके उसको फर्दर आगे ले गया। तो हम बात कर रहे हैं कि अलग कैसे है ये ब्रिटिश और जर्मन के बीच में डिफरेंस कैसा है, तो बात तो सब डिफ्यूजन की कर रहे हैं, सारे स्कूल डिफ्यूजन के अंदर ही में आ रहे हैं। पर आप ब्रिटिश की अगर बात करते हो तो उन्होंने पैन इजिप्शियन स्टाइल में सारी चीजों को कहा था, क्रेडल बना दिया था किसको, एक तरीके से इजिप्ट को। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ जर्मन स्कूल की बात करते हो तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटर को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को, रीजन को, जियोग्राफी को एज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन करके नहीं देखता है, ठीक है। तो अगर ये पैन इजिप्शियन स्कूल कहता है कि एक जगह से सारी चीजें आई हैं, तो इनका बेसिकली स्ट्रेस इस बात पे है कि कोई एक जगह होगी, वहां से यूनिवर्सली हर एक चीज आपको जाते हुए देखने को मिलती है, तो वो यूनिवर्सल सेंटर की तरह रहा होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेंशन के इतर बात कर रहे हैं, अपोजिट में कौन, ब्रिटिश स्कूल या फिर पैन इजिप्शियन स्कूल। जो क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल वाले कहने लगे थे कि एक साइकिक यूनिटी ऑफ मैन आपको देखने को मिल रही है, और इन्वेंशंस जो हैं कल्चरल ट्रेड्स के, कल्चरल फॉर्म्स के, वो इंडिपेंडेंटली आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहे हैं बिना किसी कल्चरल कॉन्टेक्ट के। उसको बिल्कुल अपोज करते हुए ब्रिटिश या फिर पैन इजिप्शियन स्कूल ने एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट सीक्वेंस की बात की, डिफ्यूजन की बात की, कि एक जगह कोई सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, वहां से दूसरी जगहों पर चीजें जा रही है, माइग्रेट होकर जा रही है, डिफ्यूज होकर जा रही है, ठीक है, थ्रू कल्चरल कॉन्टैक्ट। जर्मन स्कूल जो है वो एक तरीके से वापस से इंडिपेंडेंट इन्वेंशन की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी उसको यहाँ पे ले आता है। एक तरीके से इनको आप कह सकते हो कि इंटीग्रेटिव अप्रोच रखते थे। खास बात यह है, शायद आपके नोट्स में प्रोवाइडेड ना हो, तो आप चाहो तो अभी लिख लो, अगर आप पेन या पेपर लेके बैठे हो, या फिर अपने दिमाग में भी आप नोट कर सकते हो कि जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको
इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटेड स्कूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्लियर 19th सेंचुरी के क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे, जो किस चीज की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेंशन की थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी बात को, और साथ साथ जो एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट है, जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात कौन कर रहा है, पूरे के पूरे ब्रिटिश स्कूल ऑफ आप कह सकते हो डिफ्यूजन या फिर पैन इजिप्शियन स्कूल कर रहा है। उन दोनों की बात को एक तरीके से वो मिक्स करके ले चल रहा है, यानी कि दोनों पहलुओं को पकड़ा हुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट को। तो अब इसके अंदर में अलग अलग जो बातें कही जाती है, कब शुरू हुआ, सबसे पहले आप देख सकते हो कि 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ पार्ट जो है ओवरलैप कर रहा है, कुछ जो इनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो बहुत लास्ट फेज में है कंपेयर टू दी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं, आ गए थे 1814 1817 में उनका बर्थ हो रहा था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि सबसे प्रोमिनेंट नेम है वो 1840 के आसपास, आपकी जो वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इनका जन्म हो रहा है, सॉरी उससे 100 साल पहले, इनफैक्ट 1844 के आसपास इनका जन्म हो रहा है। तो ये अगर टाइम लाइन में, हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि आप टाइम लाइन को एक डेवलप करके ले चलो अपने दिमाग में, तो टाइम लाइन में आप देखोगे तो काफी लेट है कंपेयर टू हुम, कंपेयर टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, उसके जो प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके कंपैरिजन में अगर आप बात करते हो, जो कि पेरी है, आप स्मिथ की बात करते हो, इन लोगों की बात करते हो। रिवर्स ऑल्दो एक लेट पीरियड में आए थे, 1898 में उनका आप टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन भी देखते हो, और 1904 1906 में उनका टोडा का वर्क जो है वो कंडक्ट होता है और पब्लिश होता है, तो उनकी थोड़ी बात करते हो तो वो बात के फेज में है। लेकिन यहाँ पे भी जो आप नाम देखने को मिल रहा है, कुछ फेज जो है, कुछ टाइम लाइन जो है वो ओवरलैप करेगी दोनों के बीच में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होगा वो इनका एक तरीके से उनके बाद आएगा, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो भी स्कॉलर थे, उनके बाद आपको आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कि ये अनलाइक जो भी हमने बात की कि उनकी तरह एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट नहीं थे। ब्रिटिश की जब भी हम बात कर रहे थे तो स्ट्रेस किया था मल्टीपल टाइम की, एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट है। क्यों? क्योंकि किसी और चीज को, किसी और जगह को, किसी और रीजन को एज अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन नहीं मान के देख रहे हैं कि भैया जो है इजिप्ट है, इजिप्ट के सिवा तो कहीं से कोई चीज आ ही नहीं सकती है, तो ये ऐसा नहीं मानते थे। अभी हमने डिस्कस किया कि ये पैन इजिप्शियन स्कूल जो कहा जाता था, जो थॉट तक इजिप्ट एज अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, उसको नहीं मानते थे, उसको नकारते थे। साथ ही साथ ये क्या करते थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने यूनिवर्सलिज्म की जो एक तरीके से थॉट प्रोसेस है उसको साइड करके जो इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उसको एक तरीके से सपोर्ट किया, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था किसके, क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल के जो भी लोग थे उनके साथ आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो ये डिफ्यूजन की भी बात करें, डिफ्यूजन पे बहुत बड़ा स्ट्रेस, इनका मेन स्ट्रेस किसके ऊपर है, डिफ्यूजन के ऊपर भी, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से जो आप कह सकते हो कि इनका एक मेन थ्रस्ट है वो किसके ऊपर है, डिफ्यूजन के ऊपर है। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, जो हमने बात की यहाँ पे आप इसी लाइन के साथ लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड स्कूल कहा जा रहा है, इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रेटिव स्कूल कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों बातों के साथ लेके चल रहा है, पर मेन स्ट्रेस जो है वो डिफ्यूजन के ऊपर ही है। ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर भी एक सिंपल एक टर्म है, आप देखते हो एक वर्ड है जिसको एक काफी बार यूज करते हैं और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, वो भी हम ग्रेजुअली उस तक आएंगे, अभी डायरेक्टली उस पर हम जंप नहीं करने वाले हैं। तो पहला अप्रोच जो ये फॉलो करते हैं उसको आप कहते हो एंथ्रोपोलॉजी की लैंग्वेज में कल्चर हिस्टोरिक अप्रोच, यानी ये कहते हैं कि आपको किसी भी जगह की एक तरीके से कल्चरल हिस्ट्री को पढ़ना है। हिस्ट्री पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उसके माध्यम से आप ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ कल्चर को समझ सकते हो। जब वो माइग्रेट कर रहा है एक जगह से, कोई कल्चर या कल्चरल ट्रेड या कल्चरल एलिमेंट जब माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जाएगा, वहां के वो एक तरीके से जो लोकल चेंजेस हैं उसको अकोमोडेट करेगा, लोकल प्रिंसिपल जो है उसके अपने अंदर में समेटेगा, और उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेशन होगा, और क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। एक फॉर्म में वो एक जगह से आया और दूसरे फॉर्म में वो डाइवर्स होकर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको किस तरीके से पता चलेगी, प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल ट्रेट और एलिमेंट, ये अगर आपको जानना है तो आपको एक कल्चर हिस्टोरिक अप्रोच अपनानी होगी। फ्रेंच बुआ की अब बात करते हो, अभी हम जाएंगे उसके ऊपर, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का इनका स्कूल है, वो भी काफी ल्यूसिड वे में, काफी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ इसी सारी चीजों की बात करती है कि आपको कल्चरल हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस देना है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, आप हिस्टोरिकल वे में उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये एक इनकी मेन स्ट्रेस रहा, इसके ऊपर ये एक मेन बात कहते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो एक आप कह सकते हो सबसे सेंट्रल चीज है किसके, द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन के स्कूल के नहीं, स्पेसिफिकली जो आप कह सकते हो कि इनका स्पेशलाइजेशन है जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का, वो है द कॉन्सेप्ट और द टर्म ऑफ कल्चरल क्रीज। ये एक टर्म की बात करते हैं, कल्चरल क्रीज, ठीक है, जिसका मतलब रफली अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो, आप लेमन लैंग्वेज में बोलो तो कल्चर सर्कल के थ्रू आप समझ सकते हो। ये अलग अलग जगहों को एक तरीके से लोकलाइज आइसोलेटेड फॉर्म में, जहां पे कुछ कल्चरल एलिमेंट्स समेटे हुआ है वो जगह, उसको कल्चर सर्कल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई एक प्रैक्टिस आप देखते हो, कुछ कल्चरल एलिमेंट देखते हो, उसको कंबाइन करके ये एक कल्चरल
सर्कल बना देंगे, दैट इज ए। दूसरा हो सकता है उससे ओवरलैप कर रहा हो, दूसरा कल्चरल जोन बन जाएगा, कल्चरल, ये आपका होगा कल्चरल सर्कल बी। तो इस तरीके से इनके बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, ये आपस में कनेक्टेड एक आपको होल देखने को मिलेगा, जहां पे अलग अलग कल्चरल ट्रेड्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो पास ऑन हो रहे हैं। कई जगहों पे जाने के बाद जब उसका मान लीजिए अगर उसका यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे फाइनली वो अराइव कर रहा है कल्चरल एलिमेंट, तो पूरी तरीके से हो सकता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गायब हो जाए, क्योंकि वो वहां पे यूटिलिटी उसकी ना हो, वहां पे उसका यूज ना हो, या फिर वहां के इन्वायरमेंट, वहां की इकोनॉमी के हिसाब से वो सूटेबल ना हो। या फिर हो सकता है कि अगर पूरी तरीके से उसका यूज जो है, यूटिलिटी गायब ना हुई हो, तो वो लोकल सिस्टम के हिसाब से, लोकल इकोलॉजी, लोकल इकोनॉमी और भी आप कह सकते हो कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, चेंज कर लेगा, एक ऑल्टर्ड फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये पूरा इनका कल्चर एरिया, अगर आप इंडिया के अंदर कहते हो, और इन सब कल्चर सर्कल्स के अंदर सब कल्चर सर्कल्स भी हैं, सब कल्चर क्रीजेस भी हैं। इंडिया की आप बात करते हो तो एक बहुत ही डाइवर्स एरिया है। तो अगर आप पूरे इंडिया को एज अ कल्चर सर्कल देखोगे तो उसके अंदर आपको बनारस का एक वाराणसी का जो एरिया है वो एज अ डिफरेंट कल्चर जोन मिल जाएगा। आपको साउथ में जाते हो वो आपको अलग जोन मिल जाएगा। अगर आप तिरुपति की बात करते हो या किसी और जगह की बात करते हो, केरला की बात करते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वो आपको एक अलग कल्चर सर्कल की तरह दिखेगा। वेस्ट में आप जाते हो वो आपको एक अलग। तो मल्टीपल कल्चर सर्कल जो है वो एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में, और हर कल्चर सर्कल के अंदर भी आपको सब कल्चर सर्कल्स या फिर सब कल्चर क्रीज देखने को मिल रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये जर्मन डिफ्यूजनिस्ट आपसे ये बात कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इनका मेजर स्ट्रेस जो है, मेजर आप कह सकते हो थ्रस्ट जो है, वो इस बात के ऊपर है कि कल्चर क्रीज किस तरीके से फंक्शन करता है, कल्चर सर्कल किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। इसीलिए इनके स्कूल को ऑफन वी कॉल इट द स्कूल ऑफ कल्चर क्रीज और द स्कूल ऑफ कल्चर सर्कल। आप इन नामों से भी आप इसको एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जो हम प्रोपोनेंट्स की बात करते हैं। स्कूल है, जाहिर सी बात है कोई थॉट है, कोई थ्योरीज होगी, तो उस थ्योरीज को बताने वाला कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा। तो हर जगह हमने प्रोमिनेंट नाम पढ़े, यहाँ पे भी जो 3-4 प्रोमिनेंट नाम है उनको हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है और सबसे पुराना नाम आता है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो प्रोफाउंड, जिसकी एक तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, उसका अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो वो है आपके फ्रेडरिक रैट्जल। रेड्जल का आप देखते हो बर्थ 1844 में हुआ था, अराउंड 1904 आई थिंक इनकी डेथ हुई थी, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर सकते हो एक बार। तो ये आप टाइम फ्रेम याद कर लो, क्योंकि ये जर्मन के बीच में सबसे पहले अगर आप बात करते हो प्रोमिनेंट जो भी थ्योरिस्ट थे, प्रोमिनेंट जो भी स्कॉलर थे, तो उसमें सबसे पुराने, और इन्हीं का इन्फ्लुएंस काफी सारे बाकी जो सक्सेसर्स हैं इनके, जो कि किस में आते हैं, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के अंदर में आते हैं। जैसे हमने विल्हेम स्मिथ की बात की, और भी कई सारे आपको स्कॉलर्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। वो सब, ग्रेबनर की बात करो, फ्रोबिनियस की बात करो, वो सब के सब या तो इनसे प्रभावित थे या तो डायरेक्टली इनके कलीग या फिर स्टूडेंट रह चुके थे, ठीक है। तो 1844 में इनका जन्म होता है, और बेसिकली ये जूलॉजिस्ट थे। हमने हर बार बात की कि कोई लॉयर होता है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, और लास्टली वो एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन में आ जा रहा है आउट ऑफ इंटरेस्ट या किसी एक कह सकते हो एक इंसिडेंस की वजह से प्रभावित होकर के। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है। ये जियोग्राफर कम जूलॉजिस्ट आप कह सकते हो थे, इनका इन सारी चीजों में इंटरेस्ट था, बाय ट्रेनिंग आप कह सकते हो इन चीजों के साथ थे। बाद में एथनोग्राफी और फाइनली एंथ्रोपोलॉजी का जो लिटरेचर है, जो वर्क है, उसके साथ इनका एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। तो इस वे में आप इनका एक बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इनकी पर्सनैलिटी को जान सकते हो। बात करते हैं इनके काम की, नाम तो जान लिया आपने, ठीक है। अब काम की बात करते हो तो इनका मेजर वर्क है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ और जूलॉजी के साथ ही काफी ज्यादा रिलेटेड थे, तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो बुक इनकी पब्लिश हुई वो भी उसी से रिलेटेड है, और उसका नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। 1882 में इसका आप देखते हो कि फर्स्ट एडिशन आता है, पब्लिश होती है, और इसमें इन्होंने क्या स्ट्रेस किया है, कई सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी और जियोग्राफी के बीच में कोरिलेशन है, एक इंटर रिलेशन आपको देखने को मिलता है। कोई भी चीज की अगर आप बात कर लो, कोई भी प्रैक्टिस, वो अपनी ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाते हो, आप देखते हो कोई कल्चरल एलिमेंट है, वो जगह की ज्योग्राफी से पूरी तरीके से प्रभावित हो रही होगी। हर एक चीज का आपको कोई मटेरियल कल्चर मिलता है, तीर मिल रहे, धनुष मिले, वो कहाँ पे आपको मिल रहा है? ज्योग्राफी पे कोई एक ज्योग्राफी होगी, कोई एक एरिया होगा, वहां पे आपको कोई उस रीजन में देखने को मिलेगी। कोई केव है, वो आपको देखने को मिले, कोई केव आर्ट है, कोई आपके स्टोन टूल है, कोई आपके ब्रॉन्ज टूल है, कोई पॉट है, कोई पॉटरी है, वो आपको देखने को मिल रहा है। कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, आपके मिथ्स हैं, आप कह सकते हो स्टोरीज हैं, ये सारी चीज आपको कहाँ देखने को मिली? किसी एक ज्योग्राफी में। हर एक चीज का एक ज्योग्राफी होती है, एक एरिया होता है जिसके अंदर में आपको वो कल्चरल ट्रेड्स, एलिमेंट्स और कल्चरल पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक इंटर रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है एंथ्रोपोलॉजी जिन चीजों को पढ़ती है, जिन चीजों के साथ कंसर्न्ड है, उसके और ज्योग्राफी के बीच में। तो इन्होंने इस इंटर रिलेशनशिप को यहाँ पे इस वर्क में यहाँ पे स्ट्रेस किया था, यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे बताया हुआ था। इसके साथ साथ ये एक एडेप्टिव रोल भी बताते हैं। कई सारे कल्चरल एलिमेंट, जब हमने बात किया वो सर्कल बनाए थे 3,
कि ए से बी से सी में जा रहे हैं, ठीक है, वहां की जियोग्राफी अलग होगी, वहां की कंडीशंस अलग होगी, वहां की आप कह सकते हो इकोनॉमी अलग होगी, इकोलॉजी अलग होगी, तो वो उस हिसाब से प्रोग्रेशन उसका आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट आपको उस फैशन में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जो कि बहुत यूनिक फैशन है। यानी कि जैसे डार्विन भी बात करते हैं इवोल्यूशन के टर्म्स में, डार्विनियन फिंचेस की आप बात करते हो, अलग अलग बर्ड्स हैं, वो किस तरीके के एरिया में है, कैसे फूड रिसोर्सेज है, मतलब किस तरीके के इंसेक्ट्स को खा रहे हैं या फिर किसी और चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रूट को खा रहे हैं या फिर कोई भी अलग उनका पैटर्न है, ईटिंग का पैटर्न है, उस हिसाब से उनका जो बीक का साइज है, बीक का जो शेप है, वो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो वही ये चीज कह रहे हैं कि एक तरीके से जब डिफ्यूज कर रही है कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो वहां पे जाके वो लोकल जो एडजस्टमेंट है उसको अपने अंदर एनकम्पास करेंगी। जो भी वहां की प्रैक्टिस होगी, जो भी वहां की इकोनॉमी है, जो भी वहां की जियोग्राफी है, जो भी वहां की इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन आप कह लो इन जनरल टर्म्स में, उससे वो इन्फ्लुएंस होगी और उस तरीके से अडेप्ट करेगी। तो उन्होंने अडेप्टिव रोल की बात कही, और दूसरा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोग्राफी। इसके बाद इन्होंने क्राइटेरिया दिया जो बहुत फेमस हुआ, बाद में इनके सक्सेसर्स भी उसको यूज कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, क्राइटेरिया फॉर्म। इन्होंने इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसका फॉर्मल नेम जो जर्मन टर्म में, क्योंकि जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जर्मन स्कॉलर है, तो फॉर्मल नेम जो है इसका फॉर्मिक गिडांके करके होता है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इस पे आप देख सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको वो करते हैं, और आपको अगर ये बोलने में या लिखने में समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म सिंपली उसको लिख सकते हो इन इंग्लिश में। आपको जरूरत नहीं है कि आप जर्मन टर्म को वहां पे मेंशन करो, अगर याद हो जाता है आप उसको रिमेंबर कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए उसको यहाँ पे नोट में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट चीज आप देखते हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कल्चरल ट्रेड, कल्चर पैटर्न है, ठीक है, उसमें आप दो तरीके के एस्पेक्ट देखते हो, दो तरीके के फीचर देखते हो। एक तो होता है प्राइमरी फीचर जो उसकी यूटिलिटी या यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी फीचर जो कि उसके यूज से कंसर्न्ड नहीं है, फिर भी उसके बीच में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, आप एरोज को देखते हो, ठीक है, एरोज महाभारत रामायण अलग अलग कल्चर में आपको तीर देखने को मिलते हैं, तो तीर में आपको एक डिजाइन जो है उसकी, वो एक सिमिलर डिजाइन आपको हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके का तीर होगा, आपको सामने वाला जो फ्रंट का पोर्शन जो इसका, वो आपको किस तरीके देखने को मिल रहा है, शार्प और पॉइंटेड। क्यों? क्योंकि वो शार्प और पॉइंटेड होगा तभी तो किसी भी ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल को पियर्स करके उसको हर्ट करेगा या उसको किल करेगा। तो ये उसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है या फिर प्राइमरी फीचर है कि उसको भैया किसी को हर्ट करना है, किसी चीज में आपको कहना है कि पियर्स इन करना है, तो उसका ऐसी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। तो ये तो इसके बीच में अगर आपको सिमिलैरिटी मिलती है कि एक तीर आपको इंडोनेशिया में मिली, एक तीर आपको बाली, जावा, अफ्रीका कहीं भी मिली, और उसके में ऐसा सरफेस आपको देखने को मिल रहा है कि उसका जो एंड है वो इस तरीके से पॉइंटेड है, इस तरीके से शार्प है, तो आप कहोगे कि हाँ हम मानते हैं कि क्योंकि इसका फंक्शन ही है, तो कहीं भी मिले फंक्शन ही वही है, तो आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई लाइटर का एग्जाम्पल ले सकते हो, गन का एग्जाम्पल लेते हो, कोई भी अलग अलग चीज है, उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकली या फॉर्म उनका सिमिलर है फॉर पर्पस ऑफ यूटिलिटी, यूज के पर्पस से, तो आप कहोगे कि हाँ वो एक्सेप्टेबल है। वो हो सकता है कि सिमिलरली अलग अलग जगहों पे सबने पर्पस के हिसाब से उसको डिजाइन किया हो, पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो यूटिलिटी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, एस्थेटिक वे में कह सकते हो आप, साज सज्जा के लिए कह सकते हो, डिजाइन के लिए कह सकते हो। वो सारे फीचर्स अगर आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, कोई तीर आपको इंडोनेशिया में मिलती है, उसमें एक बर्ड का फेदर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बर्ड का फेदर लगा हुआ है साथ में, ठीक है, इसके साथ, या फिर कोई एक डिजाइन इस पे बनी हो, कोई इनग्रेविंग की हो, कोई मार्क बना हो, वैसा ही आपको अफ्रीका में भी मिल रहा है, वैसा ही आपको दूसरा जावा, बाली, सुमात्रा कहीं जा रहे हो उस तरीके का मिल रहा है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, वो एस्थेटिक यूज के लिए, एक तरीके से डिजाइन के पर्पस से। फिर भी उसके बीच में अगर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, तो आप ये बात कहोगे, आप ये समझ सकते हो कि ये भैया यूटिलिटी की वजह से नहीं है, ये कहीं और से माइग्रेट करके या डिफ्यूज करके दूसरी जगह से इस रीजन में आया हुआ है। तो इससे आपका डिफ्यूजन का फिनोमेना प्रूव होता है, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू रेडजर, ये इन्होंने अपने इस वर्क में यहाँ पे बताया हुआ था। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग लोग जिसको यूज कर रहे हैं वो बोरोड है या फिर माइग्रेटेड है। सेकेंडरी फीचर अगर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, प्राइमरी में मिले तो चलती है, ठीक है, क्योंकि वो तो यूज है उसका। सेकेंडरी में मिले जो कि यूज नहीं है, नॉन यूटिलिटेरियन है, तो आप कहोगे कि वो बोरोड फीचर है या फिर माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्रैक्टिस, सम अदर कल्चर, सम अदर रीजन है, ठीक है, किसी और पॉपुलेशन से। यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों का दिया हुआ है, ठीक। इनके सक्सेसर्स की बात करते हो, जर्मन स्कूल के अंदर में आते हैं और उनका भी कंट्रीब्यूशन है, समराइज फॉर्म में हमने उसको देख लिया हुआ है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि फ्रोबिनियस एक स्कॉलर है, इन्हीं के सक्सेसर है, इन्हीं के आप कह सकते हो स्टूडेंट भी रहे और इनके कलीग भी रहे फ्रोबिनियस, वो भी इनकी सारी बातों से एग्री करते हैं। बस ये साथ में क्या कह देते हैं कि क्राइटेरियन ऑफ फॉर्म के साथ एक और चीज को जोड़ देते हैं, जो कि इन्होंने जिसको क्या कहा, एक्चुअली दो चीजों को इन्होंने, दो क्राइटेरिया को जोड़ दिया।
एक क्राइटेरिया फॉर्म तो उन्होंने दिया हुआ था, किसने, रेडजल साहब ने। इनके सक्सेसर ने उसके साथ दो और चीजें जोड़ दी उन्हीं के वर्क में, ठीक है। वो दोनों, एक है ज्योग्राफिकल स्टैटिक्स। ज्योग्राफिकल स्टैटिक्स क्या कहता है कि जो आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है अलग अलग रीजन्स के कल्चर में, तीर में या फिर किसी की भी एग्जांपल पॉटरी में देखने को मिल रही है, वो सिर्फ उस कल्चर ऑब्जेक्ट या उस स्पेसिफिक चीज में आपको देखने को नहीं मिल रही है, इनफैक्ट आपको रीजन्स में भी देखने को मिल रही है। तीर का एग्जांपल लेते हो तो ये कहते हैं कि तीर वेस्ट अफ्रीका में कोई हमको मिला और इंडोनेशिया के बीच में मिला, तो सिर्फ उस तीर में नहीं है, वहां के जो आप जियोग्राफी है, वहां के जो आप कहते हो सेटलमेंट पैटर्न है, वहां के जो हाउसेज हैं, वहां के जो पॉट्स हैं, वहां के जो दूसरी कल्चरल एस्पेक्ट की चीजें, जो दूसरा मटेरियल कल्चर है, उसके बीच में भी आपको सिमिलैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वो कहते हैं इस चीज को कि ये सिमिलैरिटी क्यों देखने को मिल रही है, दैट इज ड्यू टू, ये आपको माइग्रेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। मटेरियल कल्चर और बाकी चीजों में जो देखने को मिल रहा है वो माइग्रेशन या डिफ्यूजन की वजह से देखने को मिल रहा है। और इस आप कहते हो एक्सटेंडेड सिमिलैरिटी को क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारा फिनोमेना उसको कहते हैं कि जियोग्राफिकल स्टैटिक्स है। एक तो हो गया कि एक सिंपल एक सिंगल चीज के बीच में है, दूसरा आप कह रहे हो कि आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग चीजों के अलावा जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल चीज है, उसके सिवा भी सेटलमेंट पैटर्न यानी हाउसेस के स्ट्रक्चर में, पॉटरी, वेल्स, कोई भी चीज है उसमें भी सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। मतलब कि इसको आप किस चीज से डिफाइन करोगे कि ये सिर्फ डिफ्यूजन नहीं है प्लेन एंड सिंपल, ये माइग्रेशन हुआ है। डिफ्यूजन होता है तो हो सकता है एक ग्रुप आया, दोनों के बीच में कल्चरल कॉन्टेक्ट हुआ, वो एक दूसरे से शेयर्ड एलिमेंट को वो ले लेते हैं, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, कुछ वो इनकी प्रैक्टिसेस को सीखता है लेता, कोई वो दूसरी प्रैक्टिसेस जो वो उनसे लेते हैं, ठीक है, और बाद में कल्चरल कॉन्टेक्ट जो जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करे। तो जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं तो वो किसी मटीरियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है, किसी मटीरियल कल्चर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एरो की बात की या फिर आप पॉट्स का ले सकते हो। जबकि आप माइग्रेशन की बात करते हो तो वो ऑब्जेक्ट के टर्म में नहीं है, वो किसी कल्चरल एलिमेंट के टर्म में नहीं है, वो एक पॉपुलेशन के टर्म में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सिमिलर फॉर्म्स ऑफ एरोज और पॉट्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको तो आप कह सकते हो कि वो आउट ऑफ डिफ्यूजन हुआ है। लेकिन अगर आपको वहां पे हाउसेज और बाकी चीजों में भी सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है तो उसको आप जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स कहोगे। और वो किस वजह से हुआ है, माइग्रेशन की वजह से, ना कि डिफ्यूजन की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि पूरे के पूरे वही पॉपुलेशन आ गई है दूसरे जगह में, इसीलिए उन्होंने सेम तरह के हाउसेज बनाए हो, सेम तरह की बाकी चीजों को वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप किया हो। दूसरी क्राइटेरिया जो जोड़ते हैं वो बायोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। ये कहते हैं कि इस आपको अलग अलग, जो हमने रेडजल की बात कही थी कि अलग अलग रीजन्स में जाते हो, लोकेट करते हो, माइग्रेट करते हो या फिर कल्चर डिफ्यूज करता है, तो वहां के नेचुरल इन्वायरमेंट, वहां की नेचुरल इकोलॉजी के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। उसी चीज को ये क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट क्राइटेरिया। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि ये भी प्रभावित नहीं हो सकता है, इवोल्यूशन का जो स्कूल है, एक ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की जो बात होती है, हमने डार्विन का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से बीक अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग नीश में, अलग अलग ज्योग्राफी, इकोलॉजी के हिसाब से वहां पे जो फूड में उनको अवेलेबल हो रहा है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, जिस इंसेक्ट को खा रहे हैं, उस सारी चीजों के हिसाब से उनके बीक का साइज और फॉर्म चेंज हो रहा है। तो उसी चीज की वजह से ये कह रहे हैं कि कल्चरल एलिमेंट में भी आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की चीज देखने को मिलती है। पॉट्स आपको अफ्रीका में अलग तरीके के हो सकते हैं मिलने, फंक्शन वही है, सब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि आपको अलग अलग चीज देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपको जो अफ्रीका या फिर हॉटर एरिया में जो पॉट देखने को मिले उसकी नेक जो है वो लॉन्ग हो, ताकि जो पानी अंदर दूर ज्यादा समय तक कूल रह सके, जबकि यूरोप में या दूसरे जगह पे वहां भी स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है पर उसकी नेक जो है उतनी लॉन्ग ना हो, ठीक है, वो आपको उस शेप का देखने को ना मिले। तो यही कह रहे हैं कि लोकल इकोलॉजी, लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से कल्चरल ट्रेंड जो है, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, कल्चरल पैटर्न, ट्रेड्स जो है, वो भी एक तरीके से एडजस्ट करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, एंड उसको किसके अंदर में रख रहे हैं, दूसरा जो उनका क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल क्राइटेरिया। ये बात हो गई भैया किसकी, फ्रोबिनियस की। फ्रोबिनियस के बाद इनके दो स्टूडेंट जो आते हैं फाइनली जिनकी आप बात करते हो, एक ग्रैबनर है और एक स्मिथ है। ग्रैबनर और स्मिथ कई सारी बातों को जो रेडजल ने कही थी उसी को आगे लेके चलते हैं, और उसी के साथ इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, किसने, ग्रैबनर ने, जिसका नाम क्या था, मेथड और एथनोलॉजी। 1911 में आई बिलीव, हाँ 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे वो दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो अलग अलग चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज़ की, कल्चरल ट्रेड्स की जो बात कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, डिफ्यूजन की वजह से होंगे या फिर माइग्रेशन की वजह से होंगे। और दूसरी ये बात करते हैं कि हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, किसी भी दो चीज़ों के बीच में अगर आपको इंटर रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, तो इनका मानना है कि एक उसके पीछे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी रही होगी। दो कम्युनिटीज, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी की प्रैक्टिसेस के बीच में अगर कोई समानताएं हैं, कोई सिमिलैरिटी है, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, अभी भले हो ना हो, पास्ट में हो सकता है उनके बीच में एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई हो। इसी के बेसिस पे, इन्हीं चीजों को देख के, समझ के, इन दोनों लोग ने एक साथ तो नहीं, अलग अलग एक फॉर्मल कंक्लूजन पे आए हुए थे, या आपको इनफॉर्मल कंक्लूजन पे आए थे, जिसके बेसिस पे इन्होंने दो रूल दे डाले, ठीक है। किसने किसने, आपके ग्रैबनर साहब हैं और एक स्मिथ साहब हैं। पहला रूल जो था वो था रूल या फिर क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी। जो बात
आपको देखने को मिल रहा है पहले जो कह रहे थे वो लोग, उसी को इन्होंने कोडिफाई कर दिया, रूल के फॉर्म में उन्होंने सामने यहाँ पे रखी है या फिर कही है। पहला है कि क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी, ये कहते हैं जो सिमिलैरिटीज आपको अलग अलग कल्चर के एलिमेंट में देखने को मिल रही है जो कि नेचुरल नहीं है या फिर यूटिलिटी की वजह से नहीं है, वो क्यों है, वो माइग्रेशन या डिफ्यूजन की वजह से है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि नेचुरल नहीं है, बाय नेचर नहीं है, ठीक है, या फिर यूटिलिटी की वजह से नहीं है। जो हमने एग्जांपल लिया पॉइंटेड एरो का कि पॉइंटेड है, शार्प है, वो तो उसकी यूटिलिटी है, उसका पर्पस उसको फुलफिल करना है, इसलिए वो सिमिलैरिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। पर जो डिजाइन्स है, जो मोटिव्स उस पर देखने को मिले, जो फेदर्स है, बाकी चीजें जो है, कलाकृति है, वो आपको किसी यूटिलिटी या नेचुरल प्रोग्रेशन की वजह से देखने को नहीं मिल रही है। वो किस वजह से आपको देखने को मिलेगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो कल्चरल डिफ्यूजन को या फिर माइग्रेशन को एक तरीके से डिपिक्ट कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये क्वालिटी की उन्होंने बात कही, ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं वो क्राइटेरिया या फिर रूल ऑफ क्वांटिटी है। ये कहते हैं कि एक चीज के बीच में अगर आपको जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी ए बी सी डी, बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा उन दोनों सोसाइटीज के बीच में एक पास्ट हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही होगी। एक जगह है जिसको आप मान लीजिए अफ्रीका ले लीजिए ए, ठीक है, दूसरा इंडिया है, यहां पे आपको एक एरो मिला और यहां पे भी आपको एरो मिला, पॉइंटेड तो दोनों होंगे, वो यूटिलिटी का है, ठीक है, उसका पर्पस है। अगर आपको यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट मिलता है, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको एक डिजाइन मिलती है, इसमें भी वही डिजाइन है, फिर आपके यहाँ पे मिडिल पोजीशन पे एक डिजाइन देखने को मिलती है, इसमें भी यहाँ पे मिडिल पे एक डिजाइन है, यहाँ पे आपको एक फेदर देखने को मिलता है, इसमें भी आपको फेदर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ इनग्रेव्ड मिलता है, कुछ लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ नॉन यूटिलिटेरियन जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ फेदर में नहीं है, वो आपको 1 2 3 4 4 से 5 चीजों में देखने को मिल रही है। तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी वो इस बात को स्ट्रेस कर रहा है या प्रूव कर रहा है कि ये जो अफ्रीका और इंडिया की जो जगहें हैं जहां पे ये दोनों कल्चरल एलिमेंट के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ज्यादा आपको एक तरीके से आप कह सकते हो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। यानी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज किन चीजों के बीच में, कल्चरल ट्रेट्स के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर या फिर आप कह सकते हो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। यानी कि जितनी ज्यादा आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी उतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही होगी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सोसाइटीज के बीच में, या फिर कल्चरल या फिर ह्यूमन ग्रुप के बीच में। तो ये सारा किस्सों कहानी थी एक तरीके से, जो मेन थ्रस्ट है, जो मेन बात है, जो कहना चाहते हैं कौन, द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, जिसके अंदर में मेन तो रेड्जल को हमने पढ़ा, और रेड्जल के अलावा ग्राबनर, फ्रबेनियस और आपके स्मिथ साहब, जो 4 अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्कॉलर हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। इनके बीच में एक कॉमन बात यह है कि ये लोग शुरुआत में एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, कोई म्यूजियम क्यूरेटर है, कोई आपको जियोलॉजिस्ट देखने को मिल रहा है, कोई जियोग्राफर देखने को मिल रहा है, लेकिन इवेंचुअली सबने डिफ्यूजन स्कूल जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स के अंदर में आता है, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। Reminding you once again, ये दोनों spaces हैं, one of Instagram and Telegram, we all can connect on these spaces, through these spaces, और यहाँ पे आपको सारे मटेरियल PPT यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ इन दी इवेंट, अलग अलग हम कोर्स जब चल रहा होगा, लाइव बैचेस चल रहे होंगे, कई सारी और चीज़ होंगी, वो आपको यहाँ पे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल जाएगी। सो वी कैन कनेक्ट ओवर दीज स्पेसेस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।